हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी तक हम कितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहां पे सारे लिंक्स मिलेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का टॉपिक देखते हैं, जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी तक हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था और उसका रीजन क्या था। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिए। आज हम मूव कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कि इंडस्ट्री का कैसा हाल था जब हमें आजादी मिली थी। तो जब हमें आजादी मिलने वाली थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बुरे कंडीशन में हमें मिली थी, तो उस टाइम इंडस्ट्रीज कैसी थी या इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा था, आज हम देखेंगे ये। तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो क्या था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर थी। हम लोग जो हाथ से बनाते थे, जो भी चीज़ें होती थी, वो बाहर मार्केट में बहुत बिकती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हो रहा था, अब आप यहाँ पे ये एक सर्कल देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ये ले लिया ब्रिटेन और ये ले लिया हमने इंडिया। तो क्या हो रहा था कि इंडिया की खुद की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। इंडिया की इकोनॉमी जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम अच्छी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि इकोनॉमी का हाल धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। तो क्या हो रहा था कि इंडिया से ना ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल चीप रेट्स पे ब्रिटेन भेजते थे। ब्रिटेन में क्या होता था, उनको कुछ भी बनाना है, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए। तो इंडिया एक अच्छा जरिया था जहां से वो रॉ मटेरियल चीप रेट पे खरीदते थे और वो ब्रिटेन भेजते थे। तो यहाँ जो आप एरो देख रहे हैं कि ये इंडिया है, तो इंडिया से क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल चीप रेट पे ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है। और फिर ब्रिटेन में वो रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनता था और फाइनल गुड वापस से क्या होता था, सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एट हायर प्राइसेस। अब क्या करते थे, उन्होंने रॉ मटेरियल इंडिया से मंगा लिया अपनी जगह, वहां पे उन्होंने एक फाइनल गुड बना लिया और वो फाइनल गुड को ना क्या करते थे, वो ज्यादा प्राइस करके वापस इंडिया में ही बेचते थे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ब्रिटेन से आप एरो देख रहे हो, ये एरो जा रहा है और ये क्या हो रहा है, ब्रिटेन से ये एरो नहीं जा रहा, ये फाइनल गुड बन के जा रहा है इंडिया, जो इंडिया के सस्ते रॉ मटेरियल मंगा के बना और फिर इंडिया में ही ज्यादा प्राइस करके बेचा गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब आप अगर समझो तो डबल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, डबल एक्सप्लॉयटेशन में क्या हो रहा है आपका कि फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया से रॉ मटेरियल फ्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कोई टैरिफ नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इंडियन लेबर को या जो भी लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, उनसे रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट फ्री में लिया जा रहा है, फ्री एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल का, ठीक है। और साथ साथ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश फाइनल गुड्स टू इंडिया, यानी इंडिया में जो ब्रिटेन से गुड आ रहे हैं फाइनल गुड, वो फ्री में आ रहे हैं, कोई उस पर ड्यूटी नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा और उल्टा हायर प्राइसेस पे आ रहे हैं। तो क्या हुआ, डबल एक्सप्लॉयटेशन हुई, इंडिया मारा गया। क्यों मारा गया, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक डेवलप्ड इंडस्ट्री, यहाँ पर एक सेक्टर था जो पर्टिकुलर बहुत बिकती थी, हैंडीक्राफ्ट बहुत कल्चर था उसका। फिर क्या होने लगा, ब्रिटिशर्स की वजह से उनको रॉ मटेरियल चाहिए था चीप रेट पे, तो उन्होंने इंडिया से ब्रिटेन भेजना शुरू किया चीप रेट पे रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बनाया उन्होंने अपनी जगह और वहां से महंगे प्राइसेस पे वापस इंडिया में बेचने लगे। तो इंडिया में हुआ डबल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, डबल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इस वजह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हुई। क्यों, पहले आप ये देखो कि क्योंकि ना क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हैवी ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे, कि अगर इंडिया से हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर इंडिया में बन रहे हैं, अगर आप अज्यूम करें कि यहाँ पर बन रहे हैं, तो अगर हमारी, इसको हटाते हैं, ये तो समझ आई गया आप लोगों को। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग अगर यहाँ इंडिया है और हम लोग हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं अपने, तो सारे तो हम अपने कंट्री में नहीं यूज कर रहे, हम थोड़े से एक्सपोर्ट भी करेंगे बाहर, कुछ डोमेस्टिक हो गए, कुछ फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए हो गए। तो जो हमें बाहर बेचने थे ना हैंडीक्राफ्ट, उन पे ब्रिटिशर्स ने हैवी ड्यूटी लगा दी, यानी अब ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा हम लोगों को। मतलब जो ब्रिटिश वहां पे ब्रिटेन में जाएंगे हमारी हैंडीक्राफ्ट्स, अब वो लोग बहुत ज्यादा पे करेंगे, तो क्या होगा, उनको हमारा गुड महंगा लगेगा, तो हमारा गुड खरीदेंगे ही नहीं, तो वेस्ट हो गया सारा बर्डन किस पर आया, इंडिया पे। इंडिया को रॉ मटेरियल चीप रेट पे देना पड़ा, ब्रिटिशर्स का फाइनल गुड जो है वो उन्हें महंगे प्राइस पे खरीदना पड़ा, साथ साथ उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हो रही थी, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी उस पर ब्रिटिशर्स ने। तो ऑल इन ऑल क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्योंकि अब आप यहाँ नोटिस करेंगे ना क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, आप इंडिया ले लो,
ठीक है, तो जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ, अब हमारा ब्रिटिशर्स के गुड्स फ्लड होने लगे। ब्रिटिशर्स के गुड्स आ गए यहाँ पे और महंगे रेट पे आ गए, है ना। तो यहाँ प्राइसेस बहुत ऊपर हो गए, कुछ भी खरीदना होता था महंगा प्राइस देना होता था और इम्पोर्टेड गुड ही अवेलेबल थे। और जो गुड हमारे फॉरेन मार्केट में जा रहे थे उस पर ड्यूटी बढ़ गई, उस पर ड्यूटी लग गई, तो फॉरेन मार्केट में भी हमारे गुड महंगे कर दिए जानबूझ के ताकि वहां ना बिकें। तो हम क्या हुआ, दोनों तरीके से हिट हुए, इंडिया दोनों तरीके से एडवर्सली हिट हुआ और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ये पूरा सिनेरियो था, ये हमारा पॉइंट 1 था। अब हम अपने अगले पॉइंट पे अगर मूव करें तो यहाँ आप देखो ये ना 2 पॉइंट्स हैं, ये बहुत रिलेटेड है आपस में। क्या हो रहा है कि पहले आप इसको देखो, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री थी, बहुत थोड़ी थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कोशिश की, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया ब्रिटेन पे ही डिपेंडेंट रहे हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, कैपिटल गुड के लिए। उनको जो भी चाहिए इंडिया को वो ब्रिटेन से मंगाए, खुद का कुछ ना बना पाए, पूरी तरह डिपेंडेंसी हो जिससे कि वो ग्रो ना करे। तो क्या हो रहा था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री लैक कर रही थी, वो ग्रो नहीं हो पाई। और लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मतलब अनबैलेंस्ड। क्या हो रहा है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री आपकी डेवलप नहीं हो रही, आपकी हैवी इंडस्ट्रीज या जो भी चाहिए आप उसके लिए ब्रिटेन पे डिपेंडेंट हो। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री भी आपकी कंट्री में खुद बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो आपकी पहली इंडस्ट्रीज आई थी ना, आप कहो कॉटन मिल आई थी, कोल माइन आई थी या जूट इंडस्ट्री आई थी, जो पहली आई थी वो आई थी 1852-55 में, बहुत लेट, और वो भी पहली बहुत कम नंबर में बनी थी। और जो बाकी की इंडस्ट्री आई जैसे शुगर हो गया आपका, सीमेंट हो गया, ये वाली तो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1939 टू 1945 तक चला था, उसके बाद आई। तो तब तक तो हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली हो गई थी। उससे पहले क्या, जो 200 साल ब्रिटिशर्स ने राज किया उस टाइम क्या, उस टाइम ना कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, ना ही आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री उतनी डेवलप थी। तो बेसिकली अनबैलेंस एक पूरा स्ट्रक्चर था और आपकी जो गुड्स इंडस्ट्री थी वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। ओके, बहुत लैक कर रही थी इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, कंज्यूमर भी बहुत कम थी। उस वजह से हम लोग ब्रिटिशर्स पे बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट थे और वो यही चाहते थे कि हम उन पे डिपेंडेंट रहें, इसीलिए उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया। तो वो दोनों पॉइंट्स भी आपस में रिलेटेड थे। जो हमारा लास्ट आता है, हम जानना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर कितना ऑपरेट कर रहा था, कि पब्लिक सेक्टर का कितना रोल था उस टाइम इंडस्ट्रीज में। तो बहुत ही लिमिटेड था उस टाइम, कि आप देख सकते हैं लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी इट वॉज ओनली कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। यानी आपका जो कॉल या कम्युनिकेशन के जो भी सिस्टम है, या आपका रेलवेज में है या पावर जनरेशन में है, पब्लिक सेक्टर का इतना ही लिमिटेड रोल था, इससे ज़्यादा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने हर चीज़ पे अपना रोल लगाया हुआ था, वो हर चीज़ में मतलब रूल कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, सारे के सारे प्रोसेस में अगर हम ये समझें तो बेसिकली वही था, ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा राइट दिखाने के लिए और चाहते थे कि इंडिया पूरी तरह उन पे ही डिपेंडेंट रहे। उस वजह से उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होने दिया। तभी जब आज़ादी हुई इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत ही, जैसे हम क्रिपल्ड इकोनॉमी वर्ड यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एडवर्सली हिट था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। एंड उस वजह से जब वो हमें मिला, आज़ादी के बाद मिला, तो उसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। इसी वजह से वो आगे क्या प्रोसेस हुआ और कैसे डेवलप हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट ओवरऑल जो उस टाइम हाल था वो बहुत अच्छा नहीं था। ओके, सो इसी के साथ हम यहाँ वाला टॉपिक यहीं रैप अप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय।